हेलो स्टूडेंट्स, द सोशल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं सेवन्थ क्लास का फर्स्ट टॉपिक। हाफ लेसन हो गया था, हाफ आज करेंगे। बड़ा टॉपिक है, इस वजह से 2 बार में इसको कंप्लीट करेंगे। टॉपिक का क्या नाम था? 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यानी 1000 वर्ष कौन से हैं, ये किससे किस टाइम पीरियड की बात हो रही है? ये हो रही है 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक, यानी मध्यकाल की बात हो रही है। यानी प्राचीन काल के बारे में हमने 6th क्लास में पढ़ लिया था, तो इसमें मध्यकाल के इस बुक में मध्यकाल के बारे में पढ़ाया गया है। सारे टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए सारे टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ोगे तभी समझ आएंगे। इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? उसको सीरियल वाइज पढ़ना। उसको तोड़ फोड़ के पढ़ोगे तो समझ नहीं आता है। इसको सीरीज में अच्छी तरह से पढ़ लेना। बीच बीच में छोड़ के पढ़ोगे तो ना तो ईस्वी याद रहती है, ना सन याद रहता है, ना कौन से शासन किस टाइम पर आया था, कुछ याद नहीं रहता है। उसको सीरीज में पढ़ें। देखिए, आज शुरू करते हैं हम इस ये आधा लेसन, क्षेत्र और साम्राज्य। यानी इस 1000 साल के दौरान किस क्षेत्र में कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ, पनपा, यानी कि किस इस मध्यकाल में कौन कौन से शासक इस यहाँ पर शासन करते थे। जैसे चोल, देखिए ये अध्याय 2 चोल के बारे में। जो चोल है, तुगलक है, मुगल है, इन्होंने शासन किया है मध्यकाल में, तो इनके बारे में आपको अध्याय 2 दिया गया है। तुगलक के लिए 3 में और ये 4 में, यानी सभी पाठ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सारे पाठों को अच्छी तरह से देखें, छोड़ छोड़ के नहीं, समझ नहीं आएगा फिर। जैसे बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। इन्होंने कई क्षेत्र में, यानी भारत के बहुत सारे बड़े बड़े राज्यों के में शासन किया था। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन सल्तनत काल का पता होगा आपको। सबसे पहले गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, इस तरह है। तुगलक वंश ने, ये इसके बारे में और डिटेल से आगे पढ़ेंगे, उन्होंने शासन किया है। उसमें गुलाम वंश में बलबन भी आता है। उसकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, प्रशस्ति मानी प्रशंसा, उसकी प्रशंसा में एक संस्कृत में एक प्रशस्ति लिखी गई है। उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। उसमें उसे क्या बताया गया है कि विशाल साम्राज्य का शासक, उसने बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन किया था। जो पूर्व में बंगाल, गोड से लेकर, जिसे पहले गोड बोलते थे बंगाल को, लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। इसमें तो इतनी प्रशंसा की गई कि उसका साम्राज्य इतनी इतनी दूर तक फैला हुआ था। लेकिन ये जो प्रशस्ति है कितनी सच है, ये इतिहासकार इसको पूरा सही नहीं मानते हैं। देखिए, इसके साम्राज्य के इस मैप में दिखाया गया है कि इतने बड़े साम्राज्य था इसका, इतने इतने राज्य थे इसमें, इन सब पे शासन किया था। देखिए, लेकिन इतिहासकार विजय अभियान के दौरान को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। यानी उसको ये मानते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। साथ ही वे इसे समझने की कोशिश भी करने लगे हैं कि शासक लोग इन उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। यानी अपनी अतिशयोक्तिपूर्ण इनकी जो भी प्रशस्ति मिली है, इसको ये मानते हैं इतिहासकार कि ये तो इनके अपनी बड़ाई के लिए कर रखा है। कि ये शासक अपनी जो उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों पर अधिकार किया गया था, उन्हीं को क्यों दर्शाया गया है, और बातों को क्यों नहीं दर्शाया गया है। तो इसका मतलब तो ये कि अपनी प्रशंसा को दिखाने के लिए ये किया गया है। देखिए, सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृति विशेषता स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में इनको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे, इसमें पढ़ेंगे। तो इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराव भी रहता था। जैसे जो भी राजवंश थे, चोल थे, खलजी था, तुगलक था, मुगल था, इन राजवंश के अनेक क्षेत्र थे। उनमें अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या क्या था, इनमें आपस में टकराव भी होता रहता था। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। यानी कुछ सालों तक इन्होंने शासन किया इन राजवंशों ने, लेकिन स्थायी रूप से नहीं, कि बहुत सालों तक वही शासन करता रहे।
इसका क्या कारण था कि ये आपस में इनमें टकराव होता रहता था, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन के ढलान पर था, यानी 18वीं सदी में, यानी 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में मुगल वंश का पतन होना शुरू हो जाता है। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, यानी जब पतन शुरू हो जाता है तो छोटे छोटे और राज्य हैं वो स्वतंत्र होने लगते हैं, जैसे कि बंगाल है। इस तरह के बहुत से स्टेट हैं, इनके बारे में अध्याय 8 में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों में जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, सर्व क्षेत्रीय, देखिए एक एक वर्ड को अच्छी तरह से समझिए। सर्व क्षेत्रीय यानी जो, जैसे कि मुगल को लगा लीजिए, सल्तनत काल को लगा लीजिए, इन्होंने क्या एक ही क्षेत्र पर शासन किया था, यानी उत्तर भारत में ही शासन किया था या मध्य भारत में ही शासन किया था? नहीं, इन्होंने पूर्व के भी कुछ राज्यों पर को अपने साम्राज्य में मिलाया था, दक्षिण के भी साम्राज्यों को के भी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो ये होते हैं सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य। उसे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी, इन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था। इसमें और कोई खास नहीं है। आगे देखते हैं, पुराने और नए धार्मिक, नए धर्म, यानी पहले से जो चले आ रहे थे प्राचीन काल से, और नए धर्म इस मध्यकाल में जो नए धर्म हैं उनमें क्या बदलाव आया है। धर्म में भी देखते हैं कि कौन से चेंजेस आए हैं। साम्राज्यों में देख लिया है कि किस किस ने शासन करना शुरू किया है, और सामाजिक स्थिति के बारे में हमने देखा था, चेंजेस होने लगे हैं। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम करें, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए, यानी धार्मिक परंपराओं में भी चेंजेस आए हैं। देखते हैं, दैवी तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, यानी एक अकेले व्यक्ति की अलग अलग अपनी आस्था होती थी, मगर तौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। नॉर्मली सामूहिक सभी लोग ही उस देवता को मानते थे, यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होते थे। ये सारे समुदाय, उनकी आस्थाएं सेम ही होती थी लगभग। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। बाद में इनकी आस्थाओं में चेंज आते जाते हैं, धर्म में भी चेंज हो रहे हैं। जैसे हिंदू धर्म को ले लीजिए, इस युग में क्या हुआ था, इन परिवर्तनों में से कुछ थे, नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी है। मध्यकाल की बात हो रही है। पहले जो देवी देवता थे, जैसे ऋग्वैदिक काल के आप देख लीजिए, अग्नि है, सोम है, ये देवता थे। उत्तरवैदिक काल में देख लीजिए, इंद्र, वरुण, बहुत सारे देवी देवता हैं। प्रकृति की ज़्यादा पूजा की जाती है, लेकिन इस समय पर देवी देवता अलग अलग, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होने लगी है। राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा। समाज में पुरोहित, जिसे ब्राह्मण के रूप में भी मान सकते हैं, इनका महत्व बढ़ता है। यानी पुरोहित वर्ग का तो पहले भी था, और अब और महत्व बढ़ता जा रहा है। राजा लोग हैं वो मंदिरों का निर्माण ज़्यादा करवा रहे हैं, यानी उनका समर्थन पाने के लिए। ये तो होता ही है। राजनीति में धर्म का समावेश हो जाता है। धर्म का सहारा लेकर वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं और उनका समर्थन लेना चाहते हैं। संस्कृत के ग्रंथ यहाँ ये रह गया था, ये देखते हैं। संस्कृत ग्रंथों को ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे, यानी संरक्षक कौन थे, इनको सहारा देने वाले, यानी और इनको साथ देने वाले कौन थे, शासक थे। शासक स्वयं चाहते थे कि इनका समर्थन हमें मिले, हम इनको संरक्षण देंगे, जिससे कि उनको समाज में उनका दबदबा भी बना रहेगा। तो इसलिए इनका ब्राह्मणों का दबदबा था। इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या होते हैं? भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। भक्ति आंदोलन बाद में पढ़ेंगे। जो इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिसमें पुजारियों के विशिष्ट कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुँच सके। भक्ति आंदोलन शुरू होता है मध्यकाल में ही। तो इसमें क्या होता है, किसी बीच में पुजारियों की ज़रूरत नहीं है, कि हम खुद ही अपने स्वामी की भक्ति कर सकते हैं।
और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में भी, जैसे कि भक्ति है, सूफी है, ये इस्लाम धर्म है। इस तरह के नए नए धर्म भी आने लग जाते हैं मध्य युग में। इस्लाम धर्म में देखिए, हिंदू धर्म की तरह मुसलमानों ने भी अपना कौन सा धर्म अपना लिया था? इस्लाम धर्म, जिसकी कौन सी बुक थी? कुरान शरीफ। कुरान के में इनके नियम लिखे हुए थे, धर्म ग्रंथ मानते थे, और केवल एक ही ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। उनका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। ये मुस्लिम धर्म है, उनके बारे में दिया गया है। ये भी इसमें ज़्यादा विकसित हुआ है। हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, दोनों में चेंजेस आए हुए हैं। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों और उलेमा को संरक्षण देते थे। उलेमा यानी कुरान की व्याख्या करने वाले, यानी आप धर्म के शिक्षक मान लीजिए, उसकी व्याख्या करने वाले, धर्म को के शिक्षक यानी उसको पढ़ाने वाले, ये उलेमा वर्ग उनको संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही बात इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे। शिया कौन थे? पैगंबर मोहम्मद था, जो उनके देवता थे। तो उनके दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते। जो अली को अपना देवता मानते थे वो शिया थे, और जो खलीफा, पैगंबर मोहम्मद के बाद में खलीफा बनने लग गए थे, तो उनके जो समर्थक थे वो क्या कहलाने लगे थे? सुन्नी कहलाने लगे थे। शिया और सुन्नी दो भागों में बट गया था। तो इस तरह से ये इस्लाम धर्म भी खूब विकसित हुआ है मध्यकाल में। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। देखिए, इतिहासकार समय यानी जो इतिहास है इसको अलग अलग कालखंडों में कैसे बांटा है? जैसे प्राचीन काल है, ये मध्यकाल है, ये किस आधार पर बांटा गया है? टाइम पीरियड कैसे बनाया गया है? देखते हैं। समय को केवल घड़ी और कैलेंडर की तरह नहीं देखा जाता। केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। इनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यानी जो सामाजिक और आर्थिक संगठन में जो चेंज आते हैं ना, परिवर्तन होते हैं, उस आधार पे उस इतिहासकार उसको उस समय को नाम देते हैं। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा, कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। यानी इतिहास को भी तो बांटा गया है कि इस काल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, इस तरह से इनमें चेंजेस के आधार पर बांटा गया है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। एक अंग्रेज इतिहासकार हैं, शायद विलियम जोन्स हैं, पक्का मुझे याद नहीं है नाम। तो इन्होंने 3 युगों में बांटा है। उन्होंने धर्म के आधार पर बांटा है, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। हिंदू धर्म चलता था, बाद में मुस्लिमों ने शासन किया। यहाँ पर मुसलमानों ने सल्तनत काल लगा लीजिए, मुग़ल लगा लीजिए, मुस्लिम ही तो थे। तो इसलिए पहले हिंदुओं ने शासन किया था, फिर मुस्लिमों ने, फिर ब्रिटिश ने शासन किया था। इस आधार पर इसको 3 भागों में बांट दिया है। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। यानी धर्म के आधार पर, धर्म को मानकर कि किस धर्म के शासकों ने यहाँ पर शासन किया है, उस आधार पे इसको बांटा है। इस समय टाइम पीरियड को कैसे बदला है? क्योंकि इसमें जो अर्थव्यवस्था है, उसकी समाज है, संस्कृति है, उसमें क्या बदलाव हुए हैं, उस आधार पर ये कालखंड बताया गया है। देखिए, इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? समाज के कई प्रकारों का समावेश था। जैसे शिकारी संग्रह, ये लेसन पढ़ा था। फिर शिकारी से क्या बन गया था? वो कृषि करने लग गया था। फिर शहरों में, गाँव में निवास करने लग गया था। फिर जैसे जनपद, महाजनपद बनने लगे थे, तो राज्य के बारे में भी बताया गया है। फिर राज्य मिलकर बड़े साम्राज्य बनने लग गए थे। तो इस तरह से इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे, तो जो इस साल 7th क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे? मध्यकालीन इतिहास
के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा टॉपिक है, इस वजह से थोड़ा सा काट काट के जो इम्पोर्टेंट है वही करवा रहे हैं। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। यानी मध्यकाल में ही, इसी टाइम पीरियड में ही यूरोपीय व्यापारी भी आए थे। इन्होंने यहाँ पर इतनी विकसित अर्थव्यवस्था थी जो उससे लाभ कमाने के लिए यूरोप व्यापारिक कंपनियाँ यहाँ पर आई थी। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों और ये हमने चेंजेस देख लिए हैं। यहाँ भी संभव हो यह देखें कभी बदलाव हुए और कहीं नहीं, कहाँ नहीं। यानी कभी तो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, कभी वही परंपरा भी चलती आ रही है। ये हमने पूरा करवा दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे अगली वीडियो में, बहुत लंबा हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।